ताइवान को लेकर विवाद चलता ही रहता है। अब चीन ने पहली बार कहा जा रहा है कि खुले तौर पर युद्ध की धमकी दे दी है। सिंगापुर में एशियन सिक्योरिटी समिट चल रही है, वहां पर चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे ने कहा कि अगर किसी ने ताइवान को हमसे अलग करने की कोशिश की तो युद्ध होगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम किसी भी कीमत पर ताइवान की आज़ादी और अपनी राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। अब ये रक्षा मंत्री ऐसा काहे बोल रहे थे? क्योंकि अमेरिका ने मई में टोक्यो में क्वाड समिट के दौरान कुछ कहा था। क्या कहा था उनके राष्ट्रपति जो बाइडेन ने? कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका अपनी सेना उतार देगा। इससे पहले दोनों देश बल प्रयोग की धमकी नहीं देते थे। चीनी रक्षा मंत्री का यह बयान आया तो उस पर अमेरिका के रक्षा मंत्री, उनके काउंटर पार्ट लॉयड ऑस्टिन का भी बयान आया। वो भी सिंगापुर में ही मौजूद थे। दोनों मंत्रियों की मुलाकात भी हुई थी। मंत्री जी ने कहा अमेरिका के कि चीन उकसावे वाली बयानबाजी कर रहा है, अमेरिका तो यथास्थिति रखने के पक्ष में है। दोनों नेताओं ने कम्युनिकेशन लाइन मजबूत करने की बात पर जोर दिया, पर एक ही शहर में होकर उलट सुलट बयान चल रहे हैं। और आपसी रिश्ते कैसे हैं चीन और ताइवान के, इसके लिए आपको हिस्ट्री का एक क्विक रिकैप कराते हैं। बैकग्राउंड समझ लीजिए। 1949 में माओ की कम्युनिस्ट पार्टी ने चियांग काई शेक की कुओमिंतांग पार्टी को फार्मोसा द्वीप पर धकेल दिया था। फार्मोसा को ही अब ताइवान के नाम से जाना जाता है। चीन कहता है ये हमारा प्रांत है। 1992 में दोनों देशों के बीच एक आम सहमति भी बनी थी। ये समझौता चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी और कुओमिंतांग पार्टी यानी केएमटी के बीच हुआ था। तय हुआ कि ताइवान वन चाइना पॉलिसी का पालन करेगा, पर ये ताइवान में हर किसी ने नहीं मान लिया। कुओमिंतांग पार्टी की एक मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी डीपीपी। उसने तब भी ये समझौता नहीं माना था, अब भी नहीं मानता। और गौर की बात यह है कि ताइवान की जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं साई इंगवेन, वो इसी डीपीपी पार्टी की नेता हैं और इसीलिए टसल बहुत बढ़कर नजर आ रहा है। चीन यूएन की एजेंसियों और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ताइवान की मेंबरशिप का भी विरोध करता है। ताइवान डब्ल्यूएचओ का भी हिस्सा नहीं है। हालांकि G7 देश कहते हैं कि हेल्थ तो जरूरी मसला है, वहां पर इनको ले लीजिए। पर कई संगठन है जहां पर ताइवान है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आदि। जहां तक अमेरिका ताइवान संबंधों की बात है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में रिश्ते मजबूत हुए, खूब हथियार बिके। कितने? 1.5 लाख करोड़ के हथियार अमेरिका ने ताइवान को बेच दिए। जो बाइडेन आए तो उन्होंने भी हथियार बेचना जारी रखा। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में भी ताइवान सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया था। मैसेजिंग का खेल था। अगली सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया को एक डील तोड़ने के लिए लगभग 5,000 करोड़ का फटका लगा। मामला फ्रांस के साथ हुई सबमरीन डील से जुड़ा है। साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से 12 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां खरीदने का सौदा किया। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए चुकाने वाला था। फाइनल डिलीवरी 25 साल में होनी थी। फ्रांस ने बनाना शुरू कर दिया, लेकिन सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने अचानक से यह सौदा अधूरा छोड़ दिया और फ्रांस को बिना बताए उसने क्या किया, अमेरिका और यूके के साथ एक नई डील कर ली जिसको ऑकस का नाम दिया गया। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को डीजल और इलेक्ट्रिक की जगह परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां मिलेंगी। अचानक इस डील के तोड़े जाने से फ्रांस खफा हुआ, बोला ऑस्ट्रेलिया ने पीठ में छुरा घोंप दिया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने तो ऑस्ट्रेलिया के उस समय के पीएम स्कॉट मॉरिसन को झूठा भी बोल दिया, अपना राजदूत भी वापस बुला लिया। कुल जमा बात यह कि दोनों देश एक दूसरे से हो गए कट्टी। फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस का गुस्सा ठंडा करने की अब कोशिश की है। नुकसान की भरपाई के तौर पर 5,000 करोड़ की रकम भी चुकाने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज जुलाई में फ्रांस के दौरे पर भी जाएंगे ताकि पुराने मतभेदों पर मिट्टी पाई जा सके। और आखिरी सुर्खी बोलीविया से। बोलीविया की एक अदालत ने तख्तापलट के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति जेनिन अनीज को 10 साल की सजा सुनाई। संविधान के खिलाफ काम करने का इल्जाम सही पाया। जेनिन नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक बोलीविया की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। नवंबर 2019 में एवो मोरेल्स मास बोलीविया के राष्ट्रपति थे, पर उनके खिलाफ देश भर में गुस्से की लहर थी। हिंसक प्रोटेस्ट शुरू हो गए। मास देश छोड़कर भाग गए। अब खाली कुर्सी पर बैठ गई अनीज और उन्होंने किया वादा कि मैं सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं, जल्द देश में चुनाव कराऊंगी और फिर चली जाऊंगी। और यह भी कहा कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगी। पर वादा पूरा करने के बजाय उन्होंने मास के समर्थकों के खिलाफ मुहिम छोड़ दी। सरकारी दफ्तरों में धार्मिक निशान लगा दिए। विदेश नीति बदलना शुरू कर दी और जो पुराने नेता थे उनके खिलाफ राजद्रोह और आतंकवाद के मुकदमे ठांस दिए। इन सब के बीच मास के समर्थक नाराज हो रहे थे। उन्होंने अनीस पर प्रेशर बनाया कि चुनाव करवाओ, जैसा प्रॉमिस किया था। अक्टूबर 2020 में चुनाव हुआ। मास ने अपना कैंडिडेट उतारा, खुद तो लड़े नहीं, लुइस आर्क को, और वो जीत गए। अनीस को अब कुर्सी छोड़कर जाना पड़ा और फिर उनके ऊपर तख्तापलट के आरोप लगे। मार्च 2021 में गिरफ्तार किया गया। सुनवाई हुई, सजा का ऐलान हो गया।
इस पर बयान भी आ गया जेनिन अनीस का कह रही हैं कि बदले की कार्रवाई है, हमारे वकील इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपील करेंगे। आज का दुनियादारी इतना ही। ये सारी खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।